हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 12th राजस्थान बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस मेनली। अब इन तीन अवस्थाओं में से दो अवस्थाओं के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। एक तो गैसेस स्टेट हमने पढ़ लिया था और लिक्विड स्टेट हमने वहां पर पढ़ लिया था। हालांकि लिक्विड के बारे में बहुत कम जानकारी दे रखी है वहां पर, लेकिन गैस के बारे में काफी नॉलेज दी हुई है। अब बात हम करते हैं सॉलिड की, और सॉलिड को मेनली पढ़ा जाता है कहां पर, 12th में। सबसे पहले हम सॉलिड को ऊपर से पढ़ेंगे कि क्या उसके आकार आकृति हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है, और फिर सॉलिड के अंदर डुबकी लगा लेंगे। तो देखो सॉलिड होता क्या है। ठोस पदार्थ जो होते हैं, जैसे ये चौक एक ठोस पदार्थ है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं इसके, वो छोटे छोटे आपस में किसी ना किसी अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हुए रहते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल प्रकृति के आकर्षण बलों से जुड़ी हुई रहती है, पदार्थ की वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ठोस के कैरेक्टर क्या होते हैं, ठोसों के गुण क्या होते हैं। अब ठोसों के गुणधर्म हम पिछली कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, चौथी पांचवी क्लास स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है, इनकी जो साइज होती है और शेप होती है। चैप्टर का नाम है हमारा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, हिंदी मीडियम के लिए। देखो ये साइज और शेप ऐसी इनकी कैसी होती है, फिक्स होती है। मींस क्या है, आकार और आकृति निश्चित होते हैं। जैसे अब आप कहोगे कि मेरे पास ये एक लोहे की आलपन या एक कोई कील है और किसी ने इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ दिया, तो आप कहोगे कि सर ये तो आकार और आकृति इसकी निश्चित नहीं रही, पहले ये लीनियर थी अब थोड़ी सी एंगल नुमा हो चुकी है, तो क्या ये ठोस होगी या नहीं होगी। तो देखा जाए तो बात वाकई में सही है कि इसकी आकृति चेंज हो चुकी है, लेकिन ये सॉलिड है। एक्चुअली हम किसी मॉलिक्यूल की पूरी शेप की बात नहीं करते यहाँ पर क्या होते हैं, अवयवी कणों का अरेंजमेंट होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसके अंदर अरेंज होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल एक लोहे की कील में कुछ इस तरह से थे और दूसरी जो मैंने लोहे की कील ली उसमें अरेंजमेंट को थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस तरह से इसको थोड़ा सा एंगल दे दिया। तो अवयवी कण जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो गोलाकार शेप में हैं और उनकी शेप यहां पर भी वही गोलाकार है और यहां पर भी वही गोलाकार है। तो इस सिचुएशन में इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आता। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है। तो पहली बात तो किसकी हो गई, शेप की। दूसरी बात करते हैं हम, शेप के बाद आकार और आकृति निश्चित होते हैं। दूसरी बात, सॉलिड जो होते हैं उनमें असंपीडिता का गुण पाया जाता है। असंपीडिता मतलब वो दबते नहीं है, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, या फिर ये कहें कि नगण्य कंप्रेस है। अब मान के चलो मेरे पास ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को मैं खूब दबा रहा हूं, देखो ये प्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब या तो ये सॉलिड नहीं है, या फिर सॉलिड में जो कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि ये असंपीड्य होते हैं वो गलत है। तो दोनों ही बात सही है, ये सॉलिड ही है लेकिन फिर ये दब क्यों रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में एयर है बहुत। जैसे मैंने ये यहां से फोल्ड किया, बहुत सारे एयर के पार्टिकल हैं, यहां से फोल्ड किया, एयर के पार्टिकल है, हवा। अब मैं इसको दबा रहा हूं तो एयर बाहर निकल रही है, और जब ये कंप्लीट एयर बाहर निकल जाएगी तो उसके बाद इसको दबाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं एक के बाद एक अरेंज जो हैं, यदि वो फिक्स शेप में हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो उनको दबाया नहीं जा सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सॉलिड होते हैं वो असंपीड्य प्रकृति के होते हैं या फिर उनमें नगण्य संपीड्यता पाई जाती है। अच्छा, इलास्टिसिटी, खींच सकते हैं क्या, जैसे इसको मैं खींचूं तो थोड़ा सा तो खिंच रहा है, लेकिन
सॉलिड में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि यदि मैं इसको खींचना चाहूं तो ये टूट ही जाएगा, खींचेगा नहीं। तो संपीड़ितता का गुण बहुत कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता। अच्छा, विसरण, विसरण से क्या मीनिंग है? मतलब सॉलिड क्या बहकर चले जाते हैं, ये चौक को मैं रख दूं और यहां से उड़कर और चली जाएगी और पड़ोसी के यहां चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं और खुशबू हमारा पड़ोसी सूंघता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल हैं, वो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो मॉलिक्यूल उड़कर चले जाते हैं या दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नियर अबाउट होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। लिक्विड में ये थोड़े से दूर होते हैं और गैसों में ये बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। इस कारण एक कमरे से दूसरी कमरे तक अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, धुआं होती है, वो उड़कर चली जाती है। ठीक है, तो सॉलिड में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, यानी फ्लोनेस नहीं होता है। ये असंपीड्य होते हैं, यानी दबाए नहीं जा सकते। आकार और आकृति इनकी फिक्स होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इनके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डेंसिटी फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है इनका। तो ये सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं हम सॉलिड के अन्य गुणों की। तो सॉलिड के अन्य गुण क्या क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक मैं सॉलिड को बांट देता हूं त्रिबिंब में, यानी कि 3D में व्यवस्था के आधार पर, और एक मैं इसको बांट देता हूं अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर। आकर्षण बलों के आधार पर। अच्छा, 3D व्यवस्था या त्रिबिंब में इनके अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड फिर से दो भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आकर्षण बलों के आधार पर भी सॉलिड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं आणविक ठोस, दूसरे होते हैं आयनिक ठोस, तीसरे होते हैं धात्विक ठोस, और चौथे होते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोसों को हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आणविक ठोसों को फिर से 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। अब ये 3 भाग कौन से होते हैं? एक तो होता है अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवी आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये पूरे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है कि ठोसों की ऊपरी व्यवस्था के आधार पर या अट्रैक्शन फोर्सेस के आधार पर या त्रिबिंब आकाश में, मुक्त आकाश में, खुले वातावरण में उनके दिखने के आधार पर उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम इनमें से बात करते हैं 3D अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिडों का क्लासिफिकेशन। तो 3D अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिडों को 2 भागों में क्लासिफाई किया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं? तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड्स की और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स की। तो देखो, क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं इनमें अवयवी कणों में, अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित आकृति में होते हैं यहां पर। ठीक है, अवयवी कणों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? यहां पर निश्चित होती है। अच्छा,
अवयवी कणों की आकृति निश्चित होने से क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास कोई सॉलिड है। अब उस सॉलिड में दो तरह के पार्टिकल्स उपस्थित हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैं इस तरह से ले लेता हूं कि एक ये अवयवी कण है, इसके बाद दूसरा अवयवी कण कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर ये, फिर इसके बाद दूसरा। अब इसके बाद अरेंजमेंट में यहां पर डार्क, फिर ब्लैंक, फिर डार्क, ब्लैंक, डार्क, ब्लैंक, ब्लैंक, डार्क। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे एक ब्लैंक के बाद एक डार्क ही आएगा, फिर उसके बाद ब्लैंक, फिर डार्क। ऊपर से नीचे देखो, चाहे बाएं से दाएं देखो या आगे पीछे देखो, तो एक फिक्स अरेंजमेंट है। फिक्स अरेंजमेंट से मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम, फिर उसके बाद दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो एक ही तरह के एटम बार बार रिपीट होते हैं, जिससे उनमें अट्रैक्शन फोर्सेज, जैसे मैं कहूं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इनकी निश्चित क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। वही बात यदि हम इनकी करें अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक ब्लैंक, फिर एक डार्क आ गया, फिर ब्लैंक, फिर डार्क आ गया। अब उसके बाद थोड़ी सी देर तक तो इनमें क्या अरेंजमेंट ठीक ढंग से चलता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कंटिन्यू 2-3 ब्लैंक आ जाएं या फिर डार्क आ जाएं कंटिन्यू, तो इनमें क्या कोई फिक्स शेप नहीं रह पाता है। ठीक है, मतलब ये छोटे आकार में जो होते हैं वहां तक तो फिक्स हैं। जैसे अब मैं चौक की बात करूं आपसे, ये चौक इतनी बड़ी शेप में है तो ये फिक्स शेप में है। यदि मैं चौक को गलती से इतनी बड़ी बना दूं और मोटाई उसकी इतनी रखूं, इतनी लंबी चौक कर दूं और उसे एक साइड से पकड़ कर लिखना चालू करूं, तो कम से कम उसके 10 टुकड़े बीच बीच में से हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चौक एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, और अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फिक्स नहीं रह पाते या बहुत प्रबल नहीं होते, इस कारण ये बीच में से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट यहां पर क्या फिक्स नहीं होता है, जबकि यहां पर अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन भी यही है। क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहा जाता है जहां पर अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, एक निश्चित पैटर्न में रहते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और वे ठोस जिनमें अवयवी कण फिक्स ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते, फिक्स पैटर्न में नहीं होते, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब डेफिनेशन के बाद बात आती है इनमें डिफरेंस की, अंतर की, और वो ही इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो देखो, हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस पढ़ते हैं। एक तरफ मैं ले लेता हूं क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ मैं ले लेता हूं अक्रिस्टलीय ठोस। लिखने का काम आप करोगे, मैं केवल समझाने का काम करूंगा। मैं पूरी चीज डिटेल में बोल रहा हूं, आप अच्छे ढंग से इनके नोट्स बनाएं। ठीक है, कुछ मैं पीडीएफ आपको सेंड कर चुका हूं, उनके अलावा अब आप डायरेक्ट ही वीडियो देखकर उनमें से नोट्स बनाएंगे। देखो, क्रिस्टलीय ठोस, सबसे पहली बात तो पहला डेफिनेशन जो हमने बताई थी उसी को हम अंतर में कन्वर्ट कर देते हैं कि यहां पर जो आकृति होती है वो कैसी होती है, आकृति यहां पर फिक्स होती है, अरेंजमेंट फिक्स होता है, और यहां पर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे इस तरह से नहीं, ये मैंने केवल समझाने का पैटर्न है। तो क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों के आकार आकृति निश्चित होते हैं, इनमें नियमित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठीक है, चलो सेकंड बात करते हैं। अच्छा, एक टर्म पढ़ी थी हमने, एंट्रोपी, अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता। ठीक है, जितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है हम कहते हैं एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है, और जितनी कम अव्यवस्था होती है एंट्रोपी उतनी कम होती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या आप मानते हो अव्यवस्था बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? कंटिन्यू बढ़ेंगी। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधे खुलते जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर तो अवयवी कण बिल्कुल फिक्स पैटर्न में जुड़े हुए हैं,
और एक यहां पर इस तरह से जुड़े हुए हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं प्लस आ गया कहीं माइनस आ गया, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि इन दोनों में से किस में नियमित व्यवस्था है? क्रिस्टलीय वाले में। और यहां पर नियमित व्यवस्था नहीं है। जैसे मान के चलो क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए, टीचर वहां पर मौजूद है, पढ़ा रहा है बिल्कुल, और बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी के मान बहुत कम होंगे क्योंकि अव्यवस्था नहीं होगी। जैसे ही बेल लग जाती है, टीचर वहां से चला जाता है, तो बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, आपस में लड़के लड़कियां बात करने लग जाते हैं, तो एंट्रोपी के मान थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे ही रेस्ट की घंटी बजती है, छुट्टी की घंटी बजती है, बच्चे एक साथ भागते हैं, एंट्रोपी के मान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ व्यवस्थित है, और सब कुछ व्यवस्थित है तो यहाँ की एंट्रोपी कैसी होगी? एंट्रोपी यहाँ पर बहुत कम होगी, और यहाँ पर एंट्रोपी कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप पूरे नोट्स बनाकर लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी के मान बहुत कम होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी के मान बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट बात आती है एंट्रोपी के बाद। देखो एंट्रोपी के बाद हम आकर्षण की बात कर सकते हैं। यहां पर जो आकर्षण बल होते हैं, वो आकर्षण बल कैसे होते हैं? बहुत अधिक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होते हैं। और यहां पर आकर्षण बल कैसे होते हैं? वीक होते हैं, लो होते हैं, ठीक है, या फिर मैं वीक कह लूं। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्रबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? दुर्बल प्रकृति के होते हैं। जैसे एक बात करते हैं कि ये दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। क्या मीनिंग है इन दोनों वर्डों का? दीर्घ परासी और लघु परासी। तो दीर्घ परासी से मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। तो ये लगातार एक के बाद प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो कंटिन्यू बहुत लंबी श्रृंखला जुड़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लोहे का सरिया देखा होगा। लोहे का सरिया हम एक नोट से पकड़ लेते हैं इस हाथ में, दूसरे में इस हाथ से, और बाइक पे बैठकर चले जाते हैं, पूरे रोड को खराब करते हुए चले जाते हैं, पर लोहे के सरिये का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। चाहे रोड खुद जाए, पूरा कुछ भी हो जाए, हमारा सरिया हमारे घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि एक कांच की पतली सी सीट जो हमें अपने मकान में फिट करवानी है, उसकी इतनी ही पतली या चौक के बराबर मोटाई की सीट को हम इतना बड़ा एक के नोट से पकड़ जाएं और मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं और चलने लगें, तो क्या वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत दुर्बल प्रकृति के होते हैं, और दुर्बल होने के कारण वो लघु ज्यामिति में बनाए जा सकते हैं, छोटे टुकड़ों में बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर, हमने तो बहुत बड़े बड़े कांच देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में हम देखते हैं मकानों में बड़े बड़े कांच लगे हुए होते हैं, तो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उनकी मोटाई ज्यादा होती है। यदि इन ठोसों को लंबी आकृति में बनाना है तो साथ के साथ थिकनेस भी मोटी करनी होगी, हमें इनकी मोटाई बढ़ानी होगी हमें, ठीक है। यदि पतली सीट बनाई जाए तो लघु होंगे, बहुत मोटी सीट चारों बगल से बराबर कर दोगे तो बड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर कितने भी पतले आप बनाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण बहुत लंबे बनाए जा सकते हैं, और सरिये से बढ़िया कोई एग्जाम्पल इसका नहीं है। जबकि यहां पर कांच की देख लो आप, चौक को देख सकते हो आप, या और भी चीजों को देख सकते हो, ये बहुत छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण। अच्छा, यहीं पर मैं एक बात और कर सकता हूं, आप पूरा लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, लंबी आकृतियों का निर्माण करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? क्रिस्टलीय नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय अनियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके एंट्रोपी के मान कम होते हैं, आकर्षण बल इनमें बहुत अधिक पाए जाते हैं, जबकि इनके एंट्रोपी के मान बहुत अधिक होते हैं, आकर्षण बल इनमें कम पाए जाते हैं। ये दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मेरे पास मान के चलो एक कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ये एक मार्बल का टुकड़ा है या फिर किसी और चीज का टुकड़ा है मेरे पास, जो एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब यहां पर तुमने देखा होगा कि हमारे घर पर जो काम करने वाले मजदूर वगैरह आते हैं,
वो टांकी हथौड़ों से पत्थर पर चोट मारते रहते हैं और उनको एक फिक्स, जैसे मेरे को यहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं कोई टांकी वगैरह या कोई भी हथियार लगाऊंगा तेज धार वाला और हथौड़े से इस जगह पर चोट मारूंगा, तो ये फिक्स दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास एक कांच की सीट है और मैं कोई तेज धार वाले हथियार से यदि यहाँ पर मैं चोट मारूं इस जगह पर, तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो खैर नहीं, लेकिन बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इसके। और टुकड़े टुकड़े होने का कारण क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही नहीं होते, अभी अभी का नियमित व्यवस्था में नहीं होते और ये जगह जगह से चटक जाएगा और नुकीले शेप छोड़ते हुए टूटेगा। जैसे कांच की सीट पर एक वो मार दोगे आप, तो इस तरह से चारों बगल से नुकीली सी किनोर निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या, क्रिस्टलीय ठोसों में तेज धार वाले हथियार से चोट मारने पर ये बिल्कुल फिक्स नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में टूटते हैं। इनमें सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, जबकि यहाँ पर सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो क्या लिखोगे आप, क्रिस्टलीय ठोस सममित होते हैं, तेज धार वाले हथियार से चोट मारने पर दो समान भागों में टूट जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस तेज धार वाले हथियार से चोट मारने पर बिखर जाते हैं, अर्थात इनमें सममिति नहीं पाई जाती है। अच्छा, इन सभी गुणों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ये कैसे ठोस हैं, वास्तविक ठोस हैं। इनको कौन से ठोस का दर्जा मिलता है, वास्तविक ठोस का दर्जा मिलता है। अच्छा, फिर ये कौन से ठोस हैं, झूठे, बिल्कुल, इनको स्यूडो सॉलिड यानी कि आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, इनको आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब है सर आभासी ठोस का, तो आभासी ठोस मतलब दिखावा करने वाले ठोस। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप अपने घरों जिनके भी घर 2-4-5 साल पुराने हैं बने हुए और अलमारी वगैरह पे शीशे लगाए हुए हैं हमने, या फिर किसी बस में हम जाते हैं और बस का वो शीशा जो खिड़की पर लगा हुआ होता है वो 5-10 साल पुराना है थोड़ा सा, तो उसमें हम ध्यान से देख सकते हैं वो शीशा हल्का सा ऊपर से उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम होती है और नीचे से उसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो फ्लो करके बहुत धीमी गति से नीचे की ओर फ्लो कर जाते हैं और नीचे आकर वो इकट्ठे होते रहते हैं, जिससे उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो पुरानी बिल्डिंग्स में लगे हुए कांच जो होते हैं वो ऊपर से थोड़े से पतले और नीचे से थोड़े से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और उसका कारण क्या होता है, फ्लोनेस, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस है, नियमित व्यवस्था है नहीं, अट्रैक्शन फोर्स वीक है, दुर्बल है, इस कारण अवयवी कण बह बहकर कहां पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब ऐसे तो बहते नहीं है कि कांच लगा हुआ और बहकर यूं निकल गया सीधा, एक्चुअली यूं स्ट्रेट लगे हुए होते हैं, तो उनमें अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है, बहुत धीमी गति से फ्लोनेस चलता रहता है। और एक बात बताओ, क्या सॉलिड कभी बह सकते हैं, नहीं, और कांच में बहने का गुण पाया जाता है, ये प्रूफ हो चुका है। तो इस कारण कांच को क्या है, अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड द्रव, लिक्विड, ठीक है, सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, हाईली कोल्डेड लिक्विड बोलते हैं। अब अतिशीतित द्रव का क्या मतलब है, देखो लिक्विड में फ्लोनेस पाई जाती है, शीतित मतलब ठंडा कर दिया जाए, तो जब द्रव को ठंडा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जम चुका है, और बहुत ज्यादा ठंडी जमी हुई बर्फ है एक तरह से वो, ठीक है, या बहुत ज्यादा जमा हुआ द्रव है क्या, कांच। तो द्रव का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, और विसरण का गुण ठोसों में तो होता नहीं है, इस कारण इनको आभासी ठोस कहा जाता है, झूठे दिखावा करने वाले ठोस कहा जाता है। जबकि इनमें ठोसों में पाए जाने वाले सभी गुण मौजूद हैं कि एंट्रोपी कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, लंबी आकार में पाए जाते हैं, आकृति इनकी फिक्स होती है, नियमित व्यवस्था है, इस कारण इनको वास्तविक ठोस का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो शीतलन वक्र। शीतलन वक्र से क्या मतलब है, शीतलन वक्र मतलब मैंने पहले किसी दोनों सॉलिड लिए, एक क्रिस्टलीय लिया एक अक्रिस्टलीय लिया, दोनों को मैंने क्या गर्म करके पिघला लिया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं उनको जमा रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, ठंडा करने पर वो दोबारा से किस रूप में कन्वर्ट होने लगेंगे, सॉलिड में। अब देखो जब इनको जमाया जाता है तो एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान के चलो आपने गर्मियां पड़ रही हैं
फ्रिज में दूध की बर्फ रख दी जमने के लिए, आइसक्रीम जिसे बोल सकते हो आप। हालांकि आइसक्रीम नहीं कह सकते क्योंकि दूध की बर्फ को तोड़ने के लिए पड़ोसी बुलाने पड़ते हैं, और आइसक्रीम हम चम्मच से निकाल के खा जाते हैं, डब्बा खुलता नहीं है, उससे पहले उंगली से चट कर जाते हैं। तो इसलिए दूध की बर्फ को आइसक्रीम कहना तो गलत है। हालांकि ये भी हमारा कोलाइडी सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, जिलेटिन की वजह से वहां पर रक्षी कोलाइड का काम होता है। तो चलो वो बात की है। तो दूध की बर्फ जमाई हमने, मान के चलो। अब दूध की जब बर्फ जमाई जाती है तो हम क्या फ्रिज को 25 बार खोलकर देख लेते हैं जब तक वो जमती नहीं है। तो क्या आपने कभी नोट किया कि दूध की जब बर्फ जमाई जाती है सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की लेयर जमती है। मैं एग्जांपल पानी पर भी बता सकता हूं, लेकिन पानी की बर्फ जमती है जब हम फ्रिज को खोलने नहीं जाते, सुबह शाम तक, शाम से सुबह हो जाती है। और कई बार तो फ्रिज में जो बर्तन रखा जाता है उसे रख रखे 2 महीने भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो एग्जाम्पल मैं दूध पर बता रहा हूं आपको। तो दूध की जब हम बर्फ जमाते हैं तो हमने नोट किया होगा आप, या फिर करके देखना, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की लेयर जमेगी, नीचे लिक्विड रहता है, ऊपर सॉलिड आ जाता है, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और फिर पूरी कंप्लीट बर्फ बन जाती है। तो उसमें होता क्या है, मान के चलो मैंने अवयवी कणों को जमाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले लिक्विड जो है वो मेरा ठंडा होगा, तो उसका टेम्परेचर फ्रिज में रखते ही तीव्रता से घटता है। तो यहां से टेम्परेचर गिरकर नीचे आ रहा है, ये 0 टेम्परेचर मान लो आप इसको। टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा उसका, जो मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध फ्रिज में रखा था फ्रीजर में, तो टेम्परेचर डाउन होने पर क्या होगा, अवयवी कण थोड़े से पास आने लगेंगे, टेम्परेचर गिरेगा, ठंडे हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान के चलो ये लिक्विड था जो मैंने फ्रिज में रख दिया, अब ये जैसे ही ये ठंडा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो ये लिक्विड पास आ गए थोड़े से। लेकिन पास आने पर क्या एक्चुअली बर्फ नहीं जमेगी, वो थोड़ा थोड़ा बर्फ में कन्वर्ट होने लगेगा। और यहां पर हमें पता है कि आकृति कैसी होती है, फिक्स होती है, अवयवी कण नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो अब ये जो कण है ये एक फिक्स अरेंजमेंट प्राप्त करते हैं, सबसे पहले ऊपर की लेयर और नीचे इसी तरह से अरेंजमेंट रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा, पहली लेयर के बाद अब दूसरी लेयर अरेंजमेंट को प्राप्त करेगी, फिर उसके बाद तीसरी लेयर प्राप्त करेगी, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो ए से बी तक तो टेम्परेचर बहुत स्पीड से गिरता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर बहुत धीमी गति से गिरता है बी से लेकर सी तक। और जब सभी अवयवी कण एक नियमित पैटर्न को प्राप्त कर लेते हैं तो लास्ट में टेम्परेचर फिर एक साथ गिरता है और बर्फ यहाँ पर बिल्कुल कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल पत्थर जैसी बन जाती है। जैसे तुम कोई भारी चीज पत्थर वगैरह तोड़कर, वो पत्थर वगैरह से देकर तोड़ते हो, या फिर कई लोग तो पड़ोसियों को बुला लाते हैं, कोई मजदूर करके ले आता है। ठीक है, तो यहां से ये इसका शीतलन वक्र है। क्या ये सतत प्राप्त हुआ, कंटिन्यूअस प्राप्त हुआ? नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे, ए से बी तक गया, बी से सी गया, सी से फिर डी पर आया। तो कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो शीतलन वक्र इनके कैसे प्राप्त होते हैं, मेरे को असतत प्राप्त होते हैं, सतत नहीं होते हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो इनका भी एग्जाम्पल आप रात दिन करते हो। गर्मियों से पहले मौसम गया सर्दियों का, और सिटी में रहने वाले लोगों के पास तो खैर टाइम की कमी होती है, या फिर उनके पास तो रूम हीटर वगैरह होते हैं, पर गांव में रहने वाले लोगों में तो अब भी आग जलाई, चारों बगल बैठ गए। अच्छा, उसमें कुछ शरारती बच्चे होते हैं, और शरारती बच्चे तुम जैसे ही होते हैं, ठीक है, और मैं ये कहूं कि तुम ही होते हो। तो उसमें क्या है कि हम लोग एक डंडी ले लेते हैं, उसमें एक थैली बांधते हैं, थैली बांधकर उसमें आग लगा लेते हैं, और पुए पकौड़े तलते रहते हैं, टपकाते रहते हैं आग में से। अच्छा, तुमने नोट किया होगा कि कभी भी वो जो प्लास्टिक की थैली के जलने के बाद जो लिक्विड गिरता है वो नीचे पहुंचते ही जम जाता है। तो एक्चुअली प्लास्टिक होता कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। और वो अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण जैसे ही मैंने उसको गर्म करके पिघला लिया, उसके बाद जैसे ही मैं उसको नीचे गिरेगा, वो नीचे गिरते ही वो किसमें चेंज हो रहा है? ठोस में। तो उनका टेम्परेचर एक साथ गिरता है, और टेम्परेचर एक साथ गिरने के कारण वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर तो टुकड़ों में टेम्परेचर गिरा, यहां पर एक साथ गिर गया, ऐसा क्या हुआ? तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि यहां से मान के चलो मैंने ये लिक्विड लिया था, फिर ये टेम्परेचर कम हुआ, जब ये लिक्विड पास आए, तो पास आने के बाद उनको अरेंजमेंट फिक्स थोड़ी लेना है, नियमित थोड़ी लेना है, वो तो मन में आए जैसे जम गए, और इस तरह से पूरे ठोस में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पर अभी का नियमित तो होते ही नहीं है, और नियमित नहीं होते तो टेम्परेचर एक साथ गिर जाता है। आपने देखा होगा कभी आप बच्चों के आगे भी बहुत अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते होंगे, एक मोमबत्ती में आग लग जाती है, उसका लिक्विड उंगलियों पे डालते हो कि देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा।
तो उसका कारण क्या है? कुछ नहीं होने का, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसका लिक्विड जैसे ही आपके हाथ पर गिरेगा तो वो नीचे आते आते तो जम जाएगा, या फिर एक ये मान सकते हो कि 95% या 90% तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब 5 या 10% उसकी आग को आप सहन कर लेते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर एक साथ गिरता है, यहाँ पर टेम्परेचर एक साथ नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये इसका शीतलन वक्र कैसा है? कंटिन्यू, यानी कि सतत। तो अब कैसे नोट करोगे? क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। देखो, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। क्या मतलब है समदैशिक और विषमदैशिक का? तो देखो, समदैशिक और विषमदैशिक से मतलब क्या होता है? विषमदैशिक का मतलब है कि मेरे पास एक ठोस है, जैसे मैं धनायन ऋणायन से समझाता हूं आपको। पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के नीचे क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने दो डायरेक्शन से कोई सनलाइट को या फिर किसी भी डायरेक्शन से मैंने लाइट को पास किया। एक तो मैंने ए से और बी तक यहां पर एक किरण गुजार दी, और एक मैं यहां से निकालू एक सी से और डी। अब ध्यान से देखना आप कि ए से बी जो डायरेक्शन जा रही है उसमें एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जबकि इस वाले के लिए देखो आप, प्लस 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 प्लस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो क्या यहां पर यह कहा जा सकता है कि इन दोनों किरणों के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी वो दोनों एक समान आ सकती हैं क्या? क्योंकि यहां अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग प्राप्त हो रहा है और यहां पर अवयवी कणों की व्यवस्था अलग प्राप्त हो रही है, और जब दोनों के लिए व्यवस्था ही चेंजेस हैं तो क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम आ सकते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। और तो इस सिचुएशन में क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आने के कारण क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है? विषमदैशिक कहा जाता है। अब बात करते हैं समदैशिक की। अब यहां पर तो अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती ही नहीं है। जैसे मैं कहूंगा प्लस माइनस प्लस और फिर के तो प्लस ही प्लस प्लस प्लस, या फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या दो नेगेटिव साथ साथ आ जाए फिर पॉजिटिव आ जाए, तो अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। अब अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो मैं प्रकाश की कोई किरण निकालता हूं दो चार जगह से, तो प्रकाश की किरण निकालने पर क्या होगा? हो सकता है स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन बाद में क्या होगा, जब नियमित व्यवस्था होगी नहीं तो अरेंजमेंट ओवरऑल जो उसका रेशियो आएगा निकल के, औसत निकल के आएगा, वो बिल्कुल बराबर सा आता है सभी किरणों के लिए। तो यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो प्रत्येक डायरेक्शन के लिए, प्रत्येक दिशा के लिए लगभग लगभग सेम आ जाती है, जबकि यहां पर सेम नहीं आ पाती। तो ये कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। और लास्ट में अब बात करेंगे अपन इनके एग्जाम्पलों की, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन। चलो बताते जाओ। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होते हैं, अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था होते हैं। इस हाथ का मतलब है क्रिस्टलीय, इसका मतलब है अक्रिस्टलीय। तो नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था है। आकर्षण बल प्रबल है, आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति के। एंट्रोपी के मान बहुत कम है, एंट्रोपी के मान बहुत ज्यादा है। शीतलन वक्र असतत, शीतलन वक्र सतत। ठीक है, इसके अलावा तेज धार वाले हथियार से चोट मारने पर दो समान भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कि सममिति पाई जाती है। इनमें तेज धार वाले हथियार से चोट मारने पर बिखर जाते हैं, असम्मिति होती है। ठीक है, ये दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ये लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो रह गया कौन? ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो मैं ये कहूंगा आपसे, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, आयोनिक, जैसे NaCl,
KCl। आयनिक मॉलिक्यूल जितने भी है वो सब किस श्रेणी में आ जाएंगे, क्रिस्टलीय में आ जाएंगे। जितने भी मेटल हैं, मरकरी लिक्विड होता है तो उसे छोड़ेंगे अभी अपन। जितने भी मेटल हैं Na, K, Mg, Fe, Au, प्लेटिनम, कॉपर वगैरह सब ये क्रिस्टलीय में आएंगे। इसके अलावा क्वार्ट्ज, अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो मिट्टी का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। जबकि यहां पर बात करें हम एग्जांपल्स की, तो मैं ये कह दूं जितने भी पॉलीमर है, बहुलक, अब बहुलक क्या होते हैं ये पूछोगे आप, तो आपके केमिस्ट्री में चैप्टर है ये 12th में। तो जितने भी पॉलीमर है जैसे नायलॉन 66 हुआ, वेकेलाइट हुआ, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथिन हो गया, और भी बहुत सारे बहुलक हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे, तो वो सभी किसमें पहुंच जाएंगे आपके समदैशिक में, अक्रिस्टलीय में, ठीक है। इसके अलावा रबर, ये भी इसी में पढ़ोगे आप, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, रबर हो गया, ये सभी किसी में आ जाएंगे। और उससे ही बढ़िया कांच या फिर क्वार्ट्ज कांच। अच्छा आप कहोगे कांच और क्वार्ट्ज कांच अलग अलग चीज है, तो बिल्कुल है। ये मिट्टी का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, ये मिट्टी का क्रिस्टलीय अपर रूप है, कांच, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां से निकल के आती है, क्या ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अक्रिस्टलीय में बदला जा सकता है क्या, मतलब इन वाले ठोसों को इनमें कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, तो कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो मेरे पास वही दूध का एक एग्जांपल, दूध को मेरे को तुरंत जमाना है, किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को आइसक्रीम में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे इतनी स्पीड से ठंडा करूं, इतनी स्पीड से उसको ठंडा करूं कि उसमें जो टेम्परेचर अभी अभी कणों का यूं गिरने लगेगा, और फिर उसके बाद ये जाएगा और फिर ये आएगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी। अभी हम वक्र पढ़ रहे थे, तो ये वाला जो पार्ट है ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, मतलब अभी अभी का क्या है, इस तरह से नियमित व्यवस्था में सेट होने लगते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस सिचुएशन में इसको यदि कैंसिल आउट कर दिया जाए कैसे भी, तो यदि मैं इतनी स्पीड से ठंडा कर दूं उसको कि उसको अभी अभी कणों को नियमित जमने के लिए टाइम ही नहीं मिले, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो नियमित व्यवस्था ग्रहण कर नहीं पाएंगे, और इस सिचुएशन में जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही जम जाएंगे, और फिर उनमें अट्रैक्शन फोर्स दुर्बल प्रकृति का आ जाएगा, और वो भी किस में बदल जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों को। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस को बहुत स्पीड से ठंडा कर दिया जाए, बहुत शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाए, तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है अपन का क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बाद अट्रैक्शन फोर्सेज के आधार पर सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, आकर्षण बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।